हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर अपन डिस्कस कर रहे हैं। काफी कुछ अपन ने इसके अंदर डिस्कस किया है, उसका रिवीजन फटाफट से कर लेते हैं। उसके बाद में आज के सेशन में जो टॉपिक देखेंगे वो है लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक को अगर आप पढ़ते हो तो 12th क्लास की एनसीईआरटी का जो दूसरा और जो तीसरा चैप्टर है वो इसी से रिलेटेड है, रिप्रोडक्शन का। वैसे तो पूरी यूनिट ही रिप्रोडक्शन की है, जनन की, लेकिन फिर भी काम में आने वाली बात है। ठीक है, समझने के लिए इसको लैंगिक प्रजनन को समझना बहुत जरूरी है। तो इसके साथ साथ में बाकी जो 11th क्लास के एनसीईआरटी का जो दूसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है, चौथा चैप्टर है, उसमें भी काम में आते हैं जो भी टर्म्स यहाँ पर अपन काम में लेने जाए। तो लास्ट सेशन में जो अपन ने डिस्कस किया अब तक, उसके बारे में थोड़ा सा फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। जीवों में जनन की बात की थी, जीवन काल देखा था, उसके कुछ स्टेजेस अपन ने देखी थी, कुछ ऑर्गेनिज्म थे उनके जीवन काल देखे थे, और एक पॉइंट डिस्कस किया था किसी भी जीव का उसके साइज के साथ में जीवन काल जो है वो रिलेट नहीं अपन कर सकते। अगर छोटा साइज है फिर भी उसका जीवन काल ज्यादा हो सकता है, बड़ा है फिर भी उसका जीवन काल कम हो सकता है। सभी जीवों की मृत्यु निश्चित है, एक कोशि के जीवों को छोड़ करके। प्रजनन के बारे में बात की थी, रिप्रोडक्शन की बात की थी, उद्देश्य अपन ने देखे थे, कुछ बेसिक फीचर्स देखे थे रिप्रोडक्शन की। उसके बाद में प्रजनन के दो प्रकार, लैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक की भी अपन ने बात की थी, लास्ट के दो जो लेक्चर हुए थे वो अलैंगिक जनन के ऊपर ही हुए थे। अलैंगिक जनन में एक पेरेंट होता है, एक पैतृक होता है, और लैंगिक में दो पैतृक होते हैं। उसके बाद में अलैंगिक में जो भी पैतृक और जो पुत्री है या जो प्रोजेनी है, ठीक है, वो एक दूसरे से समान होती है। उसकी समानता को बताने के लिए एक शब्द यूज में लिया था, क्लोन। सब रूप से, चाहे आकार हो, संरचना हो, आनुवंशिक रूप से सबसे क्या होता है, समान होता है। वो अपन ने डिस्कस किया था। अलैंगिक जनन के प्रकार अपन ने देखे थे, खंडन विखंडन वो सब कुछ अपन ने डिस्कस किया था। एग्जाम्पल देखे थे, यीस्ट में मुकुलन वगैरह, पैरामीशियम, वो सब अपन ने देखा था। ठीक है, उसके बाद में ये कुछ एनसीईआरटी के जो डायग्राम्स गिवन है वो यहाँ से अपन ने डिस्कस किए थे। एनसीईआरटी के नीचे कहां से क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा 11th क्लास के एनसीईआरटी में आपको मिलेगा, वो कुछ बातें अपन ने डिस्कस यहाँ से की थी। ठीक है, ये कुछ अलग अलग प्रकार अपने देखे थे। उसके बाद में पादपों में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात की थी, कायिक जो संवर्धन है, कायिक जनन है, उसकी बात की थी। अलैंगिक जनन का ही प्रकार है। पादपों के लिए शब्द अपन यूज में लेते हैं, वो अलग अलग मॉडिफिकेशन देखे थे, मूल, तना, पत्ती, उनसे अगर नया पादप बन रहा है तो वो अपन ने यहाँ से डिस्कस किया था। क्लियर है। अब आज के सेशन में जिस टॉपिक को अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है लैंगिक प्रजनन, या जिसे अपन कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, लैंगिक प्रजनन या जिसे अपन कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक प्रजनन देखा था तो वहां पर अपन ने क्या बात की थी कि वहां पर एकल पेरेंट होता है, एकल पैतृक होता है, दो वहां पर नहीं होते, उसी में कोशिका विभाजन होता है। एक स्टेटमेंट अपन ने वहां पर यूज में लिया था, सेल डिवीजन इज इटसेल्फ ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कोशिका विभाजन खुद से रिप्रोडक्शन का एक प्रकार है अलैंगिक में। लेकिन लैंगिक में ऐसा नहीं है। यहां पर अगर अपन बात करें तो कितने होंगे, दो पैतृक होंगे, पहली बात तो ये। दूसरा, यहां पर युग्मकों का निर्माण होगा, युग्मकों का क्या होगा, निर्माण होगा। और युग्मकों का जो निर्माण यहां पर हो रहा है वो एकल पैतृक से भी हो सकता है या दो पैतृक से अलग अलग से भी हो सकता है। दो में नर और मादा आपके पास अलग अलग हो सकता है, और एकल में एक ही ऑर्गेनिज्म है जो निर्माण हो रहा है वहां यहां पर एकल जीव या दो जीव से हो सकता है। समझ में आ रहा है। एक जीव है वो नर युग्मक भी बना सकता है और मादा भी बना सकता है, और दो है तो वो अलग अलग भी बना सकता है। ठीक है, तो युग्मकों का निर्माण होगा, युग्मकों का संलयन होगा, उसके बाद में युग्मनज बनेगा, फिर नया जीव बनेगा। ये सारे स्टेप आएंगे इसके अंदर। तो ये आपको सिंपल सा ध्यान में यहाँ पर रखना है कि युग्मकों का निर्माण यहाँ पर हो रहा है एकल या दो पैतृक से। आ रही है बात समझ? ठीक है, अब जो गेमेट्स बनेंगे, जो युग्मक होंगे, युग्मकों का यहाँ पर क्या होगा, युग्मकों का संलयन होगा, और संलयन होने के बाद में बनता है युग्मनज, या जिसे अपन क्या कहते हैं, जायगोट। ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं, जायगोट। अब इतने सारे स्टेप इसके अंदर होंगे। पहले युग्मकों का निर्माण होगा, उनका ट्रांसफर होगा, स्थानांतरण होगा, उनका संलयन होगा, उसके बाद में कोशिका विभाजन से इसका जीव का निर्माण होगा।
तो इतने सारे स्टेप है इसके अंदर एक जीव से दूसरे जीव के बनने के लिए। तो ये जो प्रोसेस होगी, ये जो प्रक्रिया होगी अलैंगिक जनन के कंपैरेटिवली, जो अलैंगिक जनन अपन डिस्कस किया था उसके तुलनात्मक रूप से ये प्रक्रिया होगी वो स्लो होगी। क्यों? क्योंकि मल्टीपल स्टेप इसके अंदर आ रहे, दो पेरेंट यहां पर आ रही, ठीक है। स्लो होगी, कॉम्प्लेक्स होगी, टाइम कंज्यूमिंग यहां पर होगी, जटिल प्रोसेस होगी। तो इसके फीचर अगर अपन यहां पर लिखें तो लैंगिक प्रजनन क्या है? एक तो विस्तृत प्रक्रिया है, धीमी है, ठीक है, और जटिल है अलैंगिक की तुलना में। अलैंगिक की तुलना में। आ रही बात समझ? क्यों है विस्तृत? बता दिया रीजन। धीमी क्यों है? ये भी रीजन है, और जटिल क्यों है? ये भी आपके पास रीजन है। अब यहां पर अगर दो युग्मकों का संलयन हो रहा है, क्या हो रहा है? दो युग्मकों का संलयन अगर यहां पर हो रहा है तो जो नया जीव यहां पर बन रहा है, नया जीव जो बनेगा उसमें विभिन्नताएं आना जायज है। क्या है? विभिन्नताएं, वेरिएशन आना कंफर्म है ही है। यहां पर जो पेरेंट है, जो पैतृक है, वो अपनी संतति जीव है उससे समान नहीं होगा, उससे थोड़ा बहुत तो उसके अंदर डिफरेंस होगा ही होगा, बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स यहां पर फ्यूज हो रहे हैं इसकी वजह से। अब इसका क्या रोल है? जब गैमेट फ्यूज होंगे, आपने सुना होगा अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, तो जहां पर भी समजात गुणसूत्र जुड़ते हैं, समजात गुणसूत्र शब्द तो आपने सुना होगा कोशिका विभाजन वाले चैप्टर। समजात गुणसूत्र एक दूसरे से समान होते हैं, एक तरह से अपन सिंपल समझ सकते हैं। जहां पर भी समजात गुणसूत्र जुड़ेंगे वहां पर क्रॉसिंग ओवर टर्म आपने सुना है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर सुना होगा, जीन विनिमय इसे अपन कहते हैं, तो वो वहां पर होता है। जीनों का आदान प्रदान जहां पर भी होगा, वेरिएशन तो आना कंफर्म है। तो विभिन्नताएं यहां पर आएगी ही आएगी, वो सेम नहीं होगी। आ रही बात समझ? क्लियर है? ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर अपन बात करेंगे तो इसमें चाहे कोई सा भी जीव हो, चाहे वो फंगस हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, इनमें कुछ ना कुछ क्या होती है? समानताएं होती है। जीवों की बोल रहा हूं, उनके जो स्टेप आ रहे हैं, लैंगिक प्रजनन में जो स्टेप आ रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ क्या होती है? समानताएं होती है, ठीक है। तो उन्हीं को अपन यहां से थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। जैसे आपको पहले ही मैंने बताया था, जीवन काल में टोटल 4 स्टेप मैंने बताया था। एनसीईआरटी में तो आपको 2 मिलेंगे, लेकिन मैंने आपको 4 बताया। बर्थ, जुवेनाइल, एजिंग, मैच्योरिटी, ठीक है, एजिंग और डेथ आपके पास जाता है ना। उसके अंदर टोटल मैंने जो बताया था, जुवेनाइल की अपन ने बात की थी, जिसमें कोई भी जीव है वो रिप्रोडक्शन करने से पहले के जो चेंजेस आती है, जो पहले की अवस्था आती है, वो जुवेनाइल या हिंदी में जिसे अपन कहते हैं किशोरावस्था तक जाता है। जैसे मनुष्य की बात करें, 13 से 14 साल के बाद में वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, क्योंकि वहां पर युग्मकों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। उसके बाद में मेच्योरिटी आती है, तो मतलब 14 साल से लगभग 50 साल की बात करें, फीमेल में 50 का होता है, उसके बाद मेल में चलता है। फिर उसके बाद में एजिंग होती है, जीर्णावस्था आती है, उसके बाद में मृत्यु होती है। जीवन काल की 4 अवस्थाएं, ठीक है। तो यहां अगर अपन बात करें तो 2 अवस्थाएं आपके पास होती है, एक तो किशोरावस्था, ठीक है, और दूसरी आपके पास आएगी कायिक प्रावस्था, वेजिटेटिव फेज जिसे अपन कहते हैं। किशोरावस्था को इंग्लिश में अपन जुवेनाइल कहते हैं, और कायिक को वेजिटेटिव कहते हैं। ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो किशोरावस्था में आपके पास क्या होता है? जीव की जन्म से पहले की अवस्था, ठीक है, पहले का समय, पहले की अवस्था। जैसे मनुष्य में मैंने एक एग्जांपल आपको बताया, 13 से 14 साल की उम्र के बाद में वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। सेम वैसे फंगस में कुछ हो सकता है, पादपों में कुछ हो सकता है अलग से, जिसमें पुष्प पादपों की बात करें, पुष्प आता है, वहां पर उमंग जायम विकसित होते हैं। तो वो जो सारे स्टेज है सब में अलग अलग होते हैं। सब में जो जीवन काल का जो ये पीरियड है किशोर अवस्था का, वो अलग अलग हो सकता है, कुछ मिनट से लेकर सालों तक वो हो सकता है, डिपेंड करेगा वो उस जीव पर, ठीक है। तो किशोर अवस्था की यहाँ पर सिंपल से अपन ने बात की है, और इसे ही अपन यहां पर क्या बोलते हैं? पादपों में इसे ही अपन कायिक प्रावस्था यहां पर बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपके पास आता है, ये फर्स्ट हो गया ए, और बी अपने पास आता है
मैच्योरिटी या परिपक्वावस्था, अब वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, अब वो क्या कर सकता है, रिप्रोडक्शन वो यहां से कर सकता है। आ रही बात समझ? तो सिंपल से आपको स्टेप्स पहले ही बता दिए इंट्रोडक्शन में, ज्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं। अब एनसीईआरटी के अंदर आपको कुछ ऑर्गेनिज्म बता रखे, ऑर्गेनिज्म इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्लांट हो सकता है, एनिमल होता है, जिनके बारे में ये पूछ रहे हैं, जुवेनाइल और मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं, जो किशोरावस्था की अगर अपन बात कर रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट अगर अपन बात करेंगे तो मैरीगोल्ड, जो एनसीईआरटी का सीक्वेंस उसी से मैं आपको बता देता हूं। राइस, हिंदी समझ में आती है आपको इनकी सिंपल सी। कोकोनट, नारियल जिसे अपन कहते हैं, राइस का मतलब चावल आपको समझ में आता है। मैंगो, आम, और व्हीट मीन्स गेहूं। तो इनके बारे में आपको मिलेगा कि यहां पर जो ये आपको बताया जा रहा है, इनमें जो पुष्पन होता है, क्या पुष्पन का जो समय है वो कितना कितना है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपको मिलेगा यहां से पुष्पन का समय, तो वो मैं आपको बता देता हूं, कभी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ सकता है। मैरीगोल्ड का लगभग 2 से 3 माह। उसके बाद में राइस की अगर अपन बात करें, सेम 2 से 3 माह। कोकोनट की बात करें तो 8 से 10 साल तक लग सकते हैं इनमें, उसके बाद में ये करेंगे सारी प्रोसेस। मैंगो में 4 से 6 साल लग सकते हैं। और वीट की अगर अपन बात करें तो इसमें लगभग 2 से 3 माह लगते हैं। सारी बात समझ में? ये आपको कहां मिल जाएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन यहां पर सोल्व मैंने करवा दिया है, सीधा सा आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है। सारी बात समझ में? मैरीगोल्ड, राइस, कोकोनट, व्हीट और मैंगो का जो पुष्पन का समय है, जो फ्लावरिंग टाइम है, वो यहाँ पर पूछा है, उसका जवाब यहाँ पर मैंने दे दिया। अब उसके बाद में अगर अपन बात करें तो अपने आसपास अपन देखते हैं तो आप कुछ स्पेसिफिक पादप को देखेंगे तो वहां पर हर एक साल, जैसे कुछ कोई पादप है उसका जुलाई में अगर पुष्पन हो रहा तो अगले साल भी उसको जुलाई में हो, ठीक है, ऐसा भी आपको नोट करने को मिल जाएगा। तो ये ऐसा जो होता है, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन है, पुष्पन वगैरह हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यहाँ पर रीजन है। और जो अपन कहते हैं मौसम जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, टेम्परेचर या बारिश, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, वो सब सारा सब इसके अंदर आता है। ठीक है, तो ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है। उसी के आधार पर जो पादप है, कुछ पादप जो 1 साल में 2 बार पुष्पन करते हैं और कुछ जो पादप है 1 साल में केवल 1 ही बार करते हैं। ठीक है, उसी के आधार पर पादप की क्लासिफिकेशन यहां पर करते हैं। एक तो वार्षिक, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं एनुअल, और दूसरा होता है अपने पास बाई एनियल। ठीक है, बाई एनियल जिसे अपन सिंपल से यहां पर कह रहे हैं। दूसरा जो यहां पर आएगा वो आएगा द्विवार्षिक, या जिसे अपन कहते हैं बाई एनियल। ठीक है, बाई एनियल जिसे अपन यहां पर सिंपल सा कह रहे हैं। क्लियर है? तो अलग अलग क्लासिफिकेशन यहां पर अपन करते हैं। कुछ ऐसी हैं जो साल में 1 बार करते हैं, कुछ ऐसे जो साल में 2 बार करते हैं, कुछ ऐसे 2 साल में 1 बार करते हैं, कुछ ऐसे हैं कि 6 साल में 12 साल में 1 बार करते हैं पुष्पन। तो वो अलग अलग जो पादप है उसके ऊपर यहाँ पर ये सिंपल सा डिपेंड करे। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है, जो आपके पास बेम्बो है, बांस की अगर अपन बात करते हैं, बांस या जो बेम्बो पादप है वो लगभग लगभग 50 से 100 साल में सिर्फ 1 बार पुष्पन करते हैं जिंदगी में। ठीक है, पूरे जीवन काल में केवल वो 1 बार क्या करेंगे, पुष्पन करेंगे। 50 से 100 साल। अरे बस एक एग्जांपल है आपके पास कि डिपेंड नहीं करेगा किसी भी पादप पर, किसी भी पादप के साइज पर, आकार पर, वो नहीं निर्भर करता। ठीक है, उसका जीवन काल है वो नहीं कर रहा है, और साथ साथ में ये जो टाइम पीरियड है, किशोरावस्था या रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योरिटी जिसे अपन कहते हैं परिपक्व अवस्था थी, वो भी यहाँ पर अलग अलग जीवों में अलग अलग यहाँ पर होती है। तो ये 1 बार पुष्पन यहाँ पर सिंपल सा करे। दूसरा एग्जाम्पल आपके पास है यहाँ पर, ठीक है, नीला कुरिंजी, या जिसे अपन कहते हैं इंग्लिश में भी आपको ध्यान में रखना है, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना।
स्ट्रोबिलस कुंथियाना या नीला गुरंजी जिसे अपन कहते हैं, ये आपका 12 साल में पुष्पन ये करता है। 12 साल में एक बार ये पुष्पन करता है। ठीक है। अब और सबसे यहां पर इंटरेस्टिंग बात ये कि लास्ट टाइम जब इसने किया था एनसीईआरटी के हिसाब से, वो सितंबर अक्टूबर 2006 में इसने पुष्पन किया था। कब? ये तो पुराना डेटा है, लेकिन आपको ध्यान रखना सितंबर अक्टूबर 2006 में इसने किया था। तो अगले 12 साल आप ले, 2006 के बाद में 12 साल आपके पास 2018 का जो भी 2018 जो चला, अब अगला जाएगा 2030 आएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस टाइम में अगर कोई नीला गुरंजी या स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना कोई पादप है, अगर आपको ईयर दे दिया कि 2015 2015 में इसमें पुष्पन किया है, तो पिछला और अगला पुष्पन का समय इसका क्या होगा? तो 12 साल प्लस माइनस आप बता सकते हो सिंपल से। ठीक है। ये एग्जाम्पल आपके पास है। यहां पर ये जो नीला गुरंजी पुष्पन है, इसका जो पुष्पन है वो मेनली आपको देखने को मिलेगा केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। ठीक है। इनके जो पुष्प होते हैं नीले कलर के, इसीलिए ये जो सैलानी है उनको अट्रैक्ट करते हैं, घूमने वाले पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसी टाइम पर। ठीक है, आ रही बात समझ? ये आपके पास सिंपल सा है। प्लांट्स के बारे में अपन ने बात कर ली। जबकि जंतुओं की अगर अपन बात करेंगे तो जंतुओं में जो जुवेनाइल फेज है, किशोरावस्था की बात करें, उसमें भी चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं मोस्टली। एक्सटर्नल जो अपीयरेंस है उसमें भी चेंजेस यहाँ पर होते हैं। ठीक है, जो और आगे अपन यहाँ से पढ़ते हुए चलेंगे। क्लियर है? अब उसके बाद में अगर अपन बात करेंगे बर्ड्स की, पक्षियों की अगर अपन बात करें, किसकी? पक्षियों की अगर अपन बात करें तो उनमें कुछ ऐसे पक्षी हैं जिनमें साल भर तक क्या होता है? अंडे वो देते हैं। ठीक है, अंडे देते हैं पक्षी। कुछ पक्षी साल भर तक अंडे देते हैं। तो ये जो आपके पास है, क्या ये सीजनल है या अपन इसे करवा रहे? जैसे एक एक्शन भी यहां पर आपको मिल जाएगा जो कुक्कुट है आपके पास, जिसे अपन हिंदी में क्या कहते हैं, जो अंडे वंडे आते हैं मार्केट में आपके सिंपल से पूरे साल ही आते हैं, वो आपके पास है। उसका जवाब क्या है, उसको अपन यहाँ पर थोड़ा सा केस स्टडी यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो साल भर देते हैं और कुछ जो है वो क्या होते हैं, कुछ निश्चित समय पर देते हैं, निश्चित समय पर प्रजनन करते हैं। ठीक है, निश्चित समय पर वो प्रजनन करते हैं। तो ये जो अपन बात कर रहे हैं कि जो साल भर अंडे देते हैं, एग्जाम्पल की बात करें पोल्ट्री फार्म जिसे मैं कह रहा था यहाँ पर, वहां पर क्या होता है, पोल्ट्री फार्म में तो साल भर अंडे देते ही देते हैं वो। ठीक है, तो इस फिनोमेनन को अपन यहाँ पर क्या कहेंगे? क्या ये रिप्रोडक्शन है, नेचुरल रिप्रोडक्शन है और कुछ? तो यहाँ पर जो अपन करवा रहे हैं वो कमर्शियल देखते हुए करवा रहे हैं, कमर्शियल प्रोडक्शन की वो देखते हुए यहाँ पर करवा रहे हैं। ठीक है, जो साल भर यहाँ पर चल रहा है, एक लेइंग की जो अंडे देने की जो प्रोसेस है वो साल भर तक यहाँ पर चल रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मनुष्य क्या है, मतलब ये, इसीलिए कमर्शियल बेसिस पे इनको यहां पर करवाया जाता है, कमर्शियल प्रोडक्शन यहां पर करवाया जाता है। और ह्यूमन वेलफेयर, मनुष्य के कल्याण के लिए। आ रही बात समझ? मनुष्य के कल्याण के लिए, क्योंकि मनुष्य क्या है, मतलबी है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट आप कर लीजिए, काम अपना आसान यहां पर हो जाए। उसके बाद में आगे अपन चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, यहां पर अपन ने बात कर ली। तो यहां जो चेंजेस हैं वो आपको अलग अलग मिलेंगे, अलग अलग जंतुओं में आपको क्या मिलेंगे, अलग अलग चेंजेस मिलेंगे। जंतुओं में, पादपों की अपन ने बात कर ली है, जंतुओं में मिलेंगे हार्मोनल चेंजेस या हार्मोनल परिवर्तन जो आपके पास हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस। ठीक है, हार्मोनल चेंजेस यहां पर मिलेंगे जंतुओं में। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करेंगे नॉन प्राइमेट जो है, नॉन प्राइमेट को नॉन प्राइमेट ही अपन समझेंगे। नॉन प्राइमेट की अगर अपन बात करें तो नॉन प्राइमेट मेमल्स की अगर अपन यहां पर बात करेंगे, एनिमल किंगडम में से 11th क्लास में अपन पढ़ते हैं प्राइमेट क्या है, नॉन प्राइमेट क्या है, मेमल क्या है, बर्ड क्या है, फिशेज क्या है, सारा सब कुछ 11th क्लास के एनसीईआरटी के चौथा चैप्टर में अपन पढ़ते हैं। तो नॉन प्राइमेट्स मेमल जैसे गाय अपने पास हुआ, शिप, भेड़ अपने पास हुआ, इतनी तो हिंदी इंग्लिश चलेगी।
ठीक है, रेट की बात कर रहे हैं, चूहों की बात कर रहे हैं, भेड़ डियर्स की बात कर रहे हैं, हिरण की बात कर रहे हैं, ठीक है, डॉग्स, टाइगर, ये आपके पास क्या है, ये नॉन प्राइमेट है। इनके अंदर जो चेंजेस होते हैं, इनके अंदर जो भी चेंजेस या परिवर्तन होते हैं, साइक्लिक परिवर्तन होते हैं, उसे अपन कहते हैं मध्य चक्र, या अंग्रेजी में कहते हैं ईस्ट्रस साइकिल। आरी बस में ये जो नॉन प्राइमेट है, जैसे काऊ, शिप, रेड, डियर, डॉग, टाइगर, ये सब, इनमें साइक्लिक चेंजेस मतलब एक निश्चित समय के बाद में परिवर्तन हो रहा है। साइक्लिक का मतलब क्या, साइकिल का मतलब क्या था, गोला, चक्र। तो एक चक्र के बाद में वापस से वही परिवर्तन जो कुछ समय पहले थे वापस से वही हो रहे हैं, ये जो चक्र चलता है इसे अपन कहते हैं मध्य चक्र। और दूसरा जो प्राइमेट्स की अगर यहां पर बात करेंगे, किसकी, यहां पर जो प्राइमेट्स की अगर अपन यहां पर बात करेंगे, जिसके अंदर अपन आते हैं मंकी, अपन मंकी थोड़ी है ना, बंदर, एप्स जिसे अपन कहते हैं कपी, और ह्यूमंस, ये आते हैं इनके अंदर। तो इसमें जो आपका परिवर्तन हो रहा है, जो चेंज यहां पर हो रहा है, इसे अपन कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऋतुस्राव, या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोले अलग अलग क्यों लिखा है इन साइकिल को, क्योंकि इनके अंदर डिफरेंस है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जैसे आपका जब भी साइकिल चल रहा है तो वो चेंजेस जो हो रहे हैं वो दिख रहा है, जैसे ब्लीडिंग होती है, ठीक है, जो ह्यूमन फीमेल है इसके अंदर क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चलता है, ऋतुस्राव चलता है, ब्लीडिंग होती है, रक्तस्राव होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब अपन पढ़ेंगे तीसरे चैप्टर में, तो वहां पर आपको समझ में आएगा 28 दिन के मेंस्ट्रुअल साइकिल में किस दिन होती है किस दिन नहीं। जबकि जो नॉन प्राइवेट है उनके अंदर ऐसा देखने को नहीं मिलता, जो ब्लीडिंग होती है। तो बेसिक डिफरेंस इनके अंदर आएंगे, इसी की बेसिस पे इनको दो क्लासिफिकेशन यहाँ पर किए हैं। तो ये जंतुओं में नॉन प्राइमेट और प्राइमेट में आपको सिंपल सा डिफरेंस इन्होंने बता दिया, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में कुछ ऐसे मैमल्स हैं जो केवल फेवरेबल कंडीशन में रिप्रोडक्शन करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ईयर साल भर वो कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा डॉग्स, कैट्स वगैरह स्पेसिफिक सीजन में ही वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। ह्यूमन बीइंग की अपन बात करें, ये लोग साल भर तक वो क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन यहां से कर सकता है। आगे बात समझ क्लियर है। और उसके बाद में आपके पास रिप्रोडक्शन करने के बाद में क्या हो जाएगा, इसकी एजिंग हो जाएगी और उसके बाद में यहां पर डेथ हो जाए। क्लियर है, ठीक है, अरे ठीक है क्या। तो यहां पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके कुछ बेसिक फीचर्स इंट्रोडक्शन अपन ने क्या किया है, कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन अपन जिसे कह रहे हैं। तीन इवेंट्स इसके अंदर पढ़ेंगे अपन, निषेचन पूर्व, एक निषेचन पर आएगा फर्स्ट निषेचन, ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। निषेचन पूर्व में क्या होगा, युग्मकों का निर्माण होगा, युग्मकों का स्थानांतरण होगा जहां पर जाना है। तो इसके बाद में निषेचन में क्या होगा, युग्मकों का संलयन होगा, और फर्स्ट निषेचन में क्या होगा, कोशिका विभाजन होगा, और जो नया जीव है वो बनने की पूरी प्रोसेस चलेगी, भ्रूण वगैरह यहाँ पर बने। ठीक है, तो ये जो इवेंट्स है, जो तीनों इवेंट्स है, वो अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से अपन डिस्कस करेंगे, और आगे का जो पार्ट है उसे अपन यहाँ से कंप्लीट। आई होप ये जो आज के सेशन में पढ़ा गया है वो सारा सब कुछ क्लियर आपको हो गया है, कोई भी डाउट नहीं है। इसके बाद में नोट आपने किया, इसके बाद में आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, 100% एनसीईआरटी क्लियर आपकी हो जाए। ठीक है, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।